हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की अपनी क्लास है वो है अपने इलेक्ट्रिक करंट पर न्यूमेरिकल एनालिसिस की। ठीक है कि अपने जो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली पढ़ा है उसके अंदर अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक करंट की, फिर अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी, कंडक्टर में करंट फ्लो पढ़ा, फिर सेल पढ़े, उनका कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, ये जो पढ़ा उस सब के ऊपर अपने आज न्यूमेरिकल की क्लास है। ठीक है, अब देखो अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर है 2.2 इंटू 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, तो औसत विद्युत धारा ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया इसने, हाइड्रोजन परमाणु दे रखी है, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, किसी कक्षा में चक्कर लगाया जिसकी त्रिज्या, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले दिया गया है, देखो गिवन दैट होना चाहिए, हमेशा दिया गया अपने को। सबसे पहले क्या गया है क्वेश्चन, R इक्वल टू दे रखी है अपने को 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर। कक्षा की त्रिज्या कितनी है, 5.3 इंटू 10 की घात -11 मीटर, ये त्रिज्या है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। साथ में क्या है कि उसकी चाल भी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की चाल v बराबर कितनी दे रखी है आपको, देखो 2.2 इंटू 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, इस चाल से ये चक्कर लगा रहा है। तो अगला कह रहा है औसत विद्युत धारा बताओ। तो देखो करंट पूछिए, तो करंट I इज इक्वल टू होता है Q/T। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू Q/T। अब यहां पर आवेश कौन है, Q इज इक्वल टू कौन है, इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, तो आवेश तो कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। और T इज इक्वल टू वो होगा अपना 2πr/v, मतलब एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय किसके इक्वल हो गया, 2π। मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, 2πr/v इज इक्वल टू T हो सकता है। ठीक है, एक आवर्तकाल हो गया, एक चक्कर में लगा गया समय। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो करंट तो क्या हो जाएगा, एवरेज करंट Q/T। Q की वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टाइम क्या होगा, एक चक्कर में लगा गया समय। तो देखो I इज इक्वल टू क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन अपॉन 2πr/v, या I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन अपॉन 2πr इंटू v। सबकी वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो आप सबकी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। v की वेलोसिटी आपको दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻6 है, प्लस का 6 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻11। ठीक है, ये सब आपके पास वैल्यू है, तो अपने पास टोटल कितनी आ जाएगी, देखो इज इक्वल टू आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या यूं भी कह सकते हैं 1.06 मिली एम्पियर। ठीक है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा कहानी नहीं है, आपको सीधा सिंपल सा है कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की आपसे औसत क्या पूछी है, धारा, प्रवाहित धारा पूछी है, तो प्रवाहित धारा इजी है, अपने क्या क्या I इज इक्वल टू Q/T। Q की वैल्यू डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन है, T की वैल्यू अपने एक चक्कर में लगा गया समय, मतलब आवर्तकाल ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखो आप। सेकंड क्या करें, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि किसी तार को खींचकर इसकी लंबाई, यदि इसी तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुणी कर दी जाए तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही चीज दिया गया है क्या, प्रारंभ में प्रतिरोध कितना दे रखा आपको, R। प्रारंभ में प्रतिरोध है R, ये आपको दिया हुआ है। फिर क्या कहा कि तार को खींचकर इसको कितना गुना कर दिया, लंबाई n गुना कर देंगे, तो उस कंडीशन के अंदर इसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
तो अपन कह सकते हैं माना, कैसे सोल्व करेंगे, माना प्रारंभ में तार की लंबाई L1 कोमा क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट, सीधे लिख दूँ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना मान लिया अपन A1, ठीक है। तथा ये चीज है शुरुआत के अंदर है कि प्रारंभ में तार की लंबाई तो क्या ले ली अपन ने L1 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या लिया A1। तो R इज इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A, ये तो होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो L1 अपॉन A1। ये कौन सी स्थिति है प्रारंभ में ऐसा है कि आपको R प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध का मान किसके इक्वल होगा रो L1 अपॉन A1, ठीक है। दूसरी, खींचने के पश्चात तार की लंबाई इज इक्वल टू कोई L2 व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इज इक्वल टू A2। मतलब पहले वाले शुरुआत की लंबाई तो L1 मान ली, क्षेत्रफल A1 मान लिया, और फिर क्या उसी कंडीशन में R बराबर ये लग गया। और दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या कह दिया कि इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कोई A2 ले लिया, लंबाई क्या हो जाएगी L2 हो जाएगी। अब देखो आप भाई टोटल भाई प्रारंभ में आयतन बराबर होगा खींचने के बाद आयतन। देखो आप भी जानते हो किसी तार को खींचकर लंबा करोगे तो उसकी मोटाई कम हो जाएगी, तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो आयतन तो चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो प्रारंभ में क्या है L1 A1, तो बाद में क्या है L2 A2। मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घट जाएगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो लंबाई घट जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन है। इसका क्या है कि पहले का कुल आयतन है और बाद का कुल आयतन क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो यहां से अपने एक संबंध ले सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू N। ये संबंध आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने लिखा था खींचकर इसको कितना गुणा कर देते हैं N गुणा, तो L2 अपॉन L1 का अनुपात किसके इक्वल होगा N के ही होगा। क्यों? क्योंकि L2 इज इक्वल टू क्या है N इंटू L1। खींचने के बाद तार की लंबाई N गुना हो जाती है, किसके अनुसार है ये प्रश्न के अनुसार है। प्रश्नानुसार अपने को ऐसा ही बताया इसने कि तार को खींचने के बाद उसकी लंबाई क्या हो जाती है N गुना। तो L2 बट्टा L1 का मान N के इक्वल होगा, ये दोनों किसके इक्वल है A1 बट्टा A2 के इक्वल है, ठीक। अब देखो खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा, कोई R डैश मान ले रो L2 अपॉन A2। R डैश क्या मान लिया रो L2 अपॉन A2, और प्रारंभ में प्रतिरोध क्या है रो L1 अपॉन A1। दोनों प्रतिरोध हो गए। अब आप चाहो तो इनका अनुपात ले सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो और इसको इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट और सेकंड की जो इक्वेशन है इनका अनुपात ले लो। तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से ले लो आप, तो क्या हो जाएगा R डैश अपॉन R इज इक्वल टू R डैश की वैल्यू क्या है रो L2 अपॉन A2, और R की वैल्यू क्या है रो L1 अपॉन A1। तो रो से तो रो कैंसिल, तो R डैश अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 अपॉन A2 इंटू A1 अपॉन L1, ठीक है। तो इसके इक्वल टोटल अगर अपन बात करें L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है N के, और इसकी वैल्यू भी भाई देखो यहाँ से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो R डैश अपॉन R, आपको क्लियर ही बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा
A1 अपॉन A2 इंटू L2 अपॉन L1। ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? n के। ये वैल्यू भी किसके इक्वल है? n के। तो अब क्या हो जाएगा? r डैश अपॉन r इज इक्वल टू n इंटू n। तो r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r। मतलब आपको खींचकर लंबा करने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा? n स्क्वायर गुणा हो जाएगा, n स्क्वायर गुणा हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या हुआ? पहले एक तार था, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध आपको R दे दिया, फिर इसने कहा कि क्वेश्चन में कहा गया कि इसको खींचकर लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? n गुणा। तो प्रारंभिक लंबाई L1 ले ली और क्षेत्रफल A1 ले लिया, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? रो L1 अपॉन A1। और बाद में क्या हो जाएगा? कोई अपने L2 और A2 ले ली, तो R डैश इज इक्वल टू क्या है? रो L2 अपॉन A2, क्योंकि रो तो चेंज नहीं हो रहा, पदार्थ थोड़ी चेंज हो रहा है। फिर क्या किया? फिर अपने क्या कहा कि खींचकर उस तार को खींचोगे तो पतला हो जाएगा, तो क्षेत्रफल घटेगा, लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो फिक्स है, तार का आयतन थोड़ी चेंज होगा। इस कारण अपन ने पहले का आयतन और बाद का आयतन बराबर रखा, तो उसका बेनिफिट क्या आया कि हमारे को L1 L2 और A1 A2 में एक संबंध प्राप्त हो गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है। समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है। तो तुलना कीजिए फर्स्ट इसके विशिष्ट प्रतिरोधों की, सेकंड उसके प्रतिरोधों की। ठीक है, तो पहला पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, अब ये तो जानते हो आपकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है वो लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, तो इस कारण क्या होगा कि अपन क्या कर देंगे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता लंबाई, मोटाई आदि पर निर्भर नहीं करती, आदि पर निर्भर नहीं करती। तो आप भी जानते हो, तो पहली वाली कंडीशन में तो क्या हो जाएगा? रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, कि प्रतिरोधकताओं का अनुपात तो सेम रहना, इसका तो कुछ चेंज नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया ना भाई, प्रतिरोधकता एक ही शर्त पर बदलती है, कब? जब पदार्थ ही बदल जाए, जब पदार्थ ही अलग हो जाए तो प्रतिरोधकता बदलेगी, बाकी लंबाई मोटाई पर इस पर कोई निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखो सेकंड, दूसरा क्या पूछा इसने? प्रतिरोध। प्रतिरोध, अब देखो प्रतिरोध की बात है, अपन कर ले माना प्रारंभ में प्रतिरोध, माना पहले तार का कर ले, माना पहले तार का प्रतिरोध R1 है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L अपॉन A1, क्योंकि लंबाई तो सेम है तो L ही ले लें, तो इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, या इसको और आगे लिख दो, रो L अपॉन पाई, और R1 की जगह क्या लिख सकते हो आप? D बट्टा व्यास का आधा का होल स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे तार का प्रतिरोध, दूसरे तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध क्या ले लो आप? R2, तो R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन A2, क्योंकि प्रतिरोधकता तो भाई सेम ही रहनी है, क्योंकि तार की तो भाई तांबे के हैं दोनों, और लंबाई भी सेम दे रखी है आपको क्वेश्चन के अनुसार, तो सिर्फ चेंज कौन है? व्यास। तो रो L अपॉन A2 की जगह क्या लिख दूं मैं? पाई R2 का स्क्वायर, या रो L अपॉन पाई D/2, तो इन इसको D1 ले लेते हैं, तो इसको क्या कर लें? D2 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप भी जानते हो कि R1 बट्टे R2 इन दोनों का अनुपात लें, तो R1 का अनुपात देखो, R1 क्या है? रो L अपॉन पाई D1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर अपॉन रो L पाई D2 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो सारे कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया? देखो D1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर ये हुआ, तो इसको इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं अपन,
क्या, ये दो से भी दो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर। ये संबंध प्राप्त हो गया। जब प्रतिरोधों का अनुपात लिया तो अनुपात क्या हो गया, D2/D1 का होल स्क्वायर। अच्छा, D2/D1 का अनुपात क्वेश्चन में क्या दिया आपको, अगले ने कहा ना, देखो क्या कि इनके व्यासों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू 2/1 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 इज इक्वल टू 4:1। प्रतिरोध का अनुपात क्या गया, 4:1। ठीक है, तो ये चीज थी कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो आप भी जानते हो कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इनका तो एक ही शर्त पे चेंज होते हैं, कब, जब क्या हो, पदार्थ चेंज हो या फिर कोई टेम्परेचर पे चेंज हो। बाकी तो आप भी जानते हो कोई लंबाई मोटाई पर तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण इनकी विशिष्ट प्रतिरोधकताओं का अनुपात तो क्या आएगा, सेम ही आना है, 1:1। और तार के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या कर दिया कि R इज इक्वल टू ρL/A वाला फॉर्मूला लगाया और दोनों स्थितियों में R1 और R2 लेकर इनका अनुपात ले लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक विद्युत हीटर को 200 वोल्ट मेंस से जोड़कर कार्य किया जाता है। यदि 100 ग्राम पानी को 30 सेकंड में 20 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है तो हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो आपको इसने क्या किया है, इनका एक हीटर लिया है, 200 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ा है। ठीक है, और 100 ग्राम का पानी है, उसको 30 सेकंड में 20 डिग्री से 80 डिग्री तक कर देता है। तो आपसे पूछा इसने प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो गर्म करने का बात आ गई तो आपको ध्यान चाहिए किस पे आएगा, जूल वाले लो पे आ गया। तो अपन क्या कहेंगे इस कंडीशन में, इसको देखो आप क्या करेंगे कि उत्पन्न उष्मा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, H इज इक्वल टू VIT/4.2 कैलोरी। ये फॉर्मूला अपन डेराइव कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान हो कि उत्पन्न उष्मा का ये फॉर्मूला है। अब आपको यहां पर दिया हुआ क्या है, सिर्फ एक तो वोल्टेज दे रखा है, एक टेम्परेचर दे रखा है, एक पानी का ये दे रखा। अपने को चाहिए क्या, एक टाइम दे रखा, अपने को चाहिए प्रतिरोध। तो अपन इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर ले, इसकी जगह अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या देखो आई को चेंज कर लूँ, I इज इक्वल टू V/R, तो ये हो जाएगा V²/R इंटू T/4.2 कैलोरी। ऐसे भी चेंज कर सकते हैं इसको। I को चेंज किस में कर लिया अपन ने, V/R, तो अब लिख देना I इज इक्वल टू V/R, इससे चेंज कर लिया। ठीक है, अब यहां से पानी द्वारा उष्मा ली गई और वही क्या होगी कि मतलब उसके हीटर द्वारा दी गई, तो अपन कह सकते हैं पानी द्वारा ली गई उष्मा, ली गई पानी द्वारा। देखो आपको 11th क्लास का ध्यान होना चाहिए कि पानी द्वारा ली गई उष्मा। ठीक है, तो 11th क्लास का क्या था कि पानी द्वारा ली गई उष्मा, तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या था, MS∆T। Q इज इक्वल टू क्या था, MS∆T। याद है ना भाई, अपने 11th क्लास में पढ़ते हैं तो किसी भी को दी गई उष्मा यही तो होती है, किसी मतलब लिक्विड द्वारा ली गई, तो Q इज इक्वल टू MS∆T। ठीक है, अब आप भी जानते हो M की वैल्यू क्या है, 100 ग्राम। पानी की विशिष्ट उष्मा 1 होती है, तो इस कंडीशन में वो ∆T क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर अपन बात करें तो देखो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम, तो अपन बात कर ली 100 इंटू S 1 और ∆T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, ये तो होगा ना इसका। तो यहाँ से अपन बात कर सकते हैं कि V²/R इंटू T/4.2 इज इक्वल टू M इंटू S इंटू θ या T। एक बार पानी द्वारा ली गई उष्मा बराबर होगा हीटर द्वारा दी गई उष्मा, दी गई उष्मा।
अपना। पर जितने हीटर उष्मा देगा वो ग्रहण कौन कर रहा है? पानी। तो इस कारण पानी द्वारा ली गई उष्मा तो Q इक्वल टू mh डेल्टी से निकाल लेंगे, और यहाँ ये हीटर द्वारा दी गई उष्मा इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो V की वैल्यू क्या है? 200 का होल स्क्वायर बट्टा R इंटू T की वैल्यू 30 4.2 इज इक्वल टू M की वैल्यू 100 इंटू 1 इंटू 60। सबको सोल्व करोगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 47.6 ओम। ये चीज़ है, मतलब इसके अंदर आपको ये थोड़ा सा ये 11th वाली चीज़ आ गई। क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक हीटर द्वारा अपन को 100 ग्राम पानी को गर्म किया और 20 डिग्री से कहाँ तक पहुँचा दिया उसको? 80 डिग्री तक। और 20 डिग्री से 80 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाया तो अगले ने पूछ लिया है अपने से कि हीटर का प्रतिरोध बताओ। तो उष्मा का जूल का लो है जो उष्मा के लिए, वो क्या है? H इक्वल टू वी आई टी। H इक्वल टू क्या है? वी आई टी। लेकिन आप भी जानते हो करंट तो अपने को दी ही नहीं, तो करंट की जगह अपने इसको क्या यूज कर लिया? I इक्वल टू वी अपॉन आर के रूप में यूज करके अपने फॉर्मूला बना लिया। तो ये तो हीटर द्वारा उत्पन्न उष्मा हो गई, और हीटर जितनी उत्पन्न उष्मा करेगा वही ग्रहण कौन करेगा? पानी। तो पानी द्वारा ग्रहण की हुई उष्मा क्या होती है? Q इक्वल टू mh डेल्टी। तो ये दोनों उष्माएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। दोनों को एक रख दिया, जो वैल्यू आपको दी है वो पुट कर दो, अननोन वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लो। तो ये इसके अंदर नई चीज़ आपके लिए एक ही थी कि आपको ये 11th क्लास का रिमेंबर होना जरूरी था कि Q इक्वल टू mh डेल्टी होता है, किसी द्वारा ली गई उष्मा का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखो। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 40 ओम है और समांतर क्रम में प्रतिरोध 7.5 ओम है। तो इन दोनों का ज्ञात करो कि कौन कौन सा। इसने क्या कहा है कि दो प्रतिरोध है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 40 ओम आया और समांतर में जोड़ा तो 7.5 ओम आया। तो अगला कह रहा है कि इन दोनों का मान कितना होगा कि भाई। तो अपने कहते हैं भाई माना R1 व R2 प्रतिरोध है, दोनों को क्या मान लिया? R1 और तो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कितना आता है? 40। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, और समांतर में जोड़ते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना आता है? 1.7.5। सोल्व करें तो इसको सोल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा? देखो आप R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 7.5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। समांतर संयोजन में तो 7.5 आ रहा है, श्रेणी संयोजन में 40 आ रहा है। अब देखो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको यूज करके आपको R1 और R2 कैलकुलेट करने हैं। सीधी सी बात इतनी है कि एक तरह से ये रीजनिंग टाइप का इक्वेशन हो गया कि आपको श्रेणी क्रम में का तो योग दे दिया R1 प्लस R2 का 40, और आपको इनका R1 समांतर का 7.5 दिया, मतलब R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इसकी वैल्यू 7.5। इन दोनों को उपयोग में लें अपन, जब जाकर अपना काम हो। ठीक है। तो अपन यहाँ से एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि R1 R2 इज इक्वल टू 7.5 इंटू R1 प्लस R2, या इज इक्वल टू 7.5 इंटू 40। तो R1 R2 इज इक्वल टू गुणनफल कितना आ गया? 300। ठीक है। तो अब दोनों का जोड़ो तो योग आ रहा है 40, और दोनों को गुणा करो तो योग आ रहा है 300। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप क्रॉस चेक भी कर लेते हैं अपन, ऑप्शन देखकर भी क्रॉस किया, उनका योग 40 और गुणनफल 300। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्टिव वाले तो कोई चांस नहीं है, तो अपने सोल्व करना है। ठीक है। तो आप भी जानते हो कि R1 प्लस R2 तो आपके पास 40 है, यदि हमारे पास R1 माइनस R2 और हो जाए तो सोल्व कर लें। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो क्या कि अपन लिख दें भाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? अपने को R1 प्लस R2 तो अपने पास है, गुणनफल भी है, और ये R1 माइनस R2 और आ जाए तो फिर इनको सोल्व कर लें अपन। तो अब देखो ये कैसे लिख सकते हो? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो प्लस 2ab में से माइनस 4ab घटाएंगे तो क्या बच जाएगा?
ये तो बचेगा ना, देखो आप इसको, तो r1² प्लस r2² माइनस 2r1r2, और ये क्या होगा देखो r1² प्लस r2² प्लस 2r1r2 माइनस 4r1r2, तो क्या हो गया है देखो r1² प्लस r2² माइनस 2r1r2, और ये भी क्या है सेम ही है, तो LHS और RHS सेम है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो। तो देखो क्या आ जाएगा r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर कितना है r1 प्लस r2 40 का होल स्क्वायर माइनस 4r1 इंटू r2 300, तो 4 गुणा 300, तो ये तो क्या हो गया 40 इंटू 40 तो क्या हो गया भाई 4, आप देख लो 1600 हो गया, 1600 माइनस 1200, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 400। r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और r1 माइनस r2 करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और r1 प्लस r2 कितना है 40 है। तो आप सोल्व करोगे तो r1 और r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, r1 तो 30 है और r2 क्या है 10 है। तो देखो r1 माइनस r2 20, r1 प्लस r2 40, सोल्व कर सकते हो आप। देखो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू तो 40 आपके पास और r1 माइनस r2 इज इक्वल टू क्या है 20, सोल्व कर लो काट दो, तो देखो कितना आ गया 2r1 इज इक्वल टू 60, तो r1 इज इक्वल टू 30, तो एक अगर 30 है तो दूसरा कितना होगा 10 होगा। तो आपको ये एक तरह से मतलब एक मैथमेटिक्स रीजनिंग मिक्स टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें अपने फिजिक्स का यूज़ तो इतना ही हुआ कि अपन ने इनसे इक्वेशन बना ली सीरीज की और पैरेलल की, उसके बाद में आपको सोल्व करना है, वो एक तरह से रीजनिंग थी, आपने इसको सोल्व किया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है 6 नंबर कि 15 वोल्ट 20 वाट अंकित लैंप, 15 वोल्ट और 20 वाट अंकित लैंप को पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट निर्दिष्ट धारा स्रोत और एक प्रतिरोध आदि के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। निम्न राशियों की गणना कीजिए। प्रतिरोध में धारा का मान, लैंपों का प्रतिरोध और प्रतिरोध R का मान। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है आपको एक कोई ऐसा लैंप, आपने कोई बल्ब लिया है जिसके ऊपर 15 वोल्ट और 20 वाट अंकित है, इसको आपने चमक पैदा करना पूर्णतः, तो आपने 25 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया, डीसी स्रोत से, और एक प्रतिरोध R है वो इसके साथ श्रेणी क्रम में भी है। तो उस कंडीशन में आपको धारा ज्ञात करनी है परिपथ की, लैंप का प्रतिरोध और प्रतिरोध कैपिटल R का। ठीक है, तो सबसे पहले बात जानते हैं, सबसे पहले बात करें अपन लैंप में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या होगी, तो I इज इक्वल टू होगा P अपॉन V, P बराबर VI होता है, P बराबर VI, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V हुआ नहीं हुआ। अब आप जानते हो लैंप के लिए कितना है वाट 20 वाट और वोल्टेज कितना है 15, तो इसके लिए इसका आंसर आ गया 4/3 एम्पियर। लैंप की करंट तो आ गई क्योंकि लैंप की पावर दे रखी थी, लैंप के लिए आपको वोल्टेज दे रखा था, दोनों को यूज करके आपने लैंप की करंट तो लिया। ठीक है, सेकेंडरी है लैंप का प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध ज्ञात कर ले। तो प्रतिरोध के लिए अपन जानते हैं क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V² अपॉन P, R इज इक्वल टू, भाई आप P चाहे V² अपॉन P के रूप में ले लो और चाहे करंट के रूप में, तो आपकी मर्जी है। वैसे तो V² अपॉन P के, क्यों, आप जानते हो P बराबर क्या होता है VI। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो V को क्या लिख सकता हूँ I इंटू R, या I को क्या लिख सकता हूँ V/R, I बराबर क्या लिख लो V अपॉन R, तो ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा, फिर ये आ गया। तो आप सोल्व कर लो, तो देखो बराबर क्या जाएगा, R बराबर 15 गुणा 15 अपॉन कितना है इसकी 20, तो आ जाएगा 45 अपॉन 4 ओम। लैंप का प्रतिरोध भी आ गया, लैंप का प्रतिरोध। थर्ड क्या है, परिपथ, आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाए, अपन बात करें थर्ड, देखो कैपिटल R और ज्ञात करना है। तो आप भी जानते कैपिटल R है, इसके श्रेणी क्रम में कौन है, लैंप है। ऐसे ऐसे सर्किट है अपना कि कैपिटल R के श्रेणी क्रम में किसको जुड़ा हुआ है, लैंप को जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो
परिपथ में लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर कितना लगाया है? 25 वोल्ट। कितना लगाया है? 25 वोल्ट। कर कितने अप्लाई करें? 25। ठीक है। अब आप भी जानते हो कि ये और 25 वोल्ट और परिपथ में पतित विभव बराबर क्या हो जाएगा? वी लैंपर और प्लस आर वी आर के सिरों पर, मतलब इसके सिरों पर पतित वोल्ट था और लैंप के सिरों पर पतित वोल्ट था। तो देखो 25 बराबर है भाई, आरोपित वोल्टेज पतित वोल्टेज के बराबर होगा, तो लगाया तो कितना है? 25। और ड्रॉप कहाँ हो रहा, खर्च कहाँ हो रहा है? लैंप पर और सीरीज में। तो दोनों को लगा दें तो अपन करते हैं कि 25 = 4/3 R प्लस 11.25। ठीक है। ये अपन ने मतलब ये तो लैंप का प्रतिरोध तो यहाँ से आ गया ना, लैंप का प्रतिरोध निकाल उसके अपन 45/4। तो लैंप का प्रतिरोध और R इसको किससे जोड़ दिया अपन ने? वोल्ट प्रवाहित धारा से, I से। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा? R = आ जाएगा 7.5 ओम। थर्ड वाला देख लो आप। थर्ड में इसने क्या कहा था? इसने कहा था लैंप का प्रतिरोध तो अपने क्या था? थर्ड में कहा था प्रतिरोध R का मान। तो अपन ने क्वेश्चन में कह रखा है कि लैंप और जो प्रतिरोध आपने जोड़ा है ये किस में जुड़े हुए हैं? आपको पता होना चाहिए किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके ऊपर पतित वोल्टेज किसके इक्वल होगा? अप्लाई वोल्टेज। तो इन पर पतित वोल्टेज और अप्लाई वोल्टेज को बराबर। तो अप्लाई तो कितना है? 25 और पतित वोल्ट क्या हो गया? श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2, दोनों का प्रतिरोध जोड़ दिया और प्रवाहित धारा से गुणा कर दिया। V = I × R। तो R कैलकुलेट हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े कि एक तो 60 वाट का है, एक कितना का है? 100 वाट का है। और दोनों कितने? 220 वोल्ट का है पहला वाला, दूसरा 200 वोल्ट का, के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट की मेन सप्लाई से संबंधित कर दिए गए। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए और यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा? मतलब दो अलग अलग बल्ब हैं और दोनों के लिए क्या है कि पहले उनको श्रेणी में जोड़ा और फिर समांतर में जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें कि श्रेणी क्रम में संयम कौन होती है? श्रेणी क्रम में I नियत, करंट की वैल्यू क्या होती है? नियत होती है। ठीक है। तो अपन बात करें 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध। भाई प्रतिरोध से पता लगेगा ना कौन कम चमक रहा है, ज्यादा चमक। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध R1 = बात कर लें V1² P1। तो = आ जाएगा V1 की वैल्यू क्या है? 220, पहले वाले बल्ब के लिए 220 और P1 कितना देर का है? 60। तो 220 का तो स्क्वायर कर दो बट्टे में 60 कर दो। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 807 ओम। ठीक। ऐसे कौन से की याद कर लें? 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, 100 वाट वाले का भी कर ले। तो वही R2 = क्या हो जाएगा? V2 का स्क्वायर अपॉन P2। तो V2 के इसके लिए कितना है? दूसरे के लिए कितना है भाई? R2 तो 100 वाट वाले के लिए कितना है? वही 200 है। तो अपन बात कर लें तो यहाँ पे कर लेंगे भाई 200 × 200 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 100। तो इसकी भी 220 ही आएगा। हाँ, क्योंकि 220 है, ये 220 ही रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में तो यहाँ पर कर लेंगे 100। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास, कोई भी सोल्व करेंगे तो लगभग 484 ओम। ठीक है। ये आपने दोनों प्रतिरोधों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली श्रेणी क्रम में और जे समांतर में जोड़ने की बात तो अपन बात करेंगे, लेकिन अपने को दो अलग अलग बल्ब दिए थे जिनका एक तो 60 वाट का था और एक क्या था? 100 वाट का था। तो 60 वाट वाले का प्रतिरोध तो आया 807 ओम और 100 वाट वाले का प्रतिरोध आया 484।
ठीक है, ये आपने इसको मान लिया, पहली बात। अब देखो कहानी क्या है, अगला क्या कर रहा है कि इनको क्या कर रहा है इसके बाद में कि यदि मेन सप्लाई से करके 220 से कर इनको जोड़ दिया। अब देखो अपने ज्ञात क्या करना है कि कुल प्रतिरोध कितना हुआ, कुल प्रतिरोध। तो अपन बात करें टोटल कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे R1 प्लस R2, तो बराबर कितना हो गया 807 प्लस ये 484, तो इज इक्वल टू जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 807 और 484 को आप सोल्व करेंगे जोड़कर, तो इसका आंसर बनेगा अपना 1291 ओम। ये कुल प्रतिरोध आ गया, श्रेणी क्रम में का कुल प्रतिरोध इतना आ गया, पहली बात। ठीक है, अब श्रेणी क्रम के अंदर आप भी जानते हो करंट की वैल्यू सेम होती है, तो करंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। अब वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट की सप्लाई है और प्रतिरोध टोटल कितना है 1291, तो कितने आ गए करंट 0.17 एम्पियर। तो ये तो श्रेणी क्रम के संयोजन की सारी बातें आ गई। श्रेणी क्रम का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1291 आ जाएगा, करंट कितनी हो जाएगी V/R से हो जाएगी, और प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध किससे निकाल लिया P बराबर VI वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये आ गया। अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, समांतर में आप जानते हो वोल्टेज तो सेम रहता है और करंट अलग अलग रहती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि समांतर संयोजन, समांतर क्रम में क्या होगा V कांस्टेंट, ये तो नियत हो जाएगा, और I डिफरेंट, करंट चेंज हो जाएगी। तो अब बताओ R1 प्रतिरोध किसका ज़्यादा है 60 वाट वाले का, और कम किसका है 100 वाट वाले का। तो बताओ करंट ज़्यादा किस में फ्लो होगी, करंट ज़्यादा किस में फ्लो होगी 100 वाट वाले में, करंट ज़्यादा किस में फ्लो होगी 100 वाट वाले में। तो अपन बात कर सकते हैं कि 60 वाट की करंट, तो करंट क्या हो जाएगी वही चीज़ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अपन बात करें P/V, P की वैल्यू कितनी है 60 और V कितना है 220, और इसमें कितनी हो जाएगी 100/220। तो ये आंसर है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने जब लेक्चर में बताया था कि श्रेणी क्रम वाली कंडीशन के अंदर तो क्या होता है कि करंट की वैल्यू तो क्या रहती है कांस्टेंट, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और समांतर में क्या होता है वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर अपन 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक छोटा सा सर्किट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का एक सर्किट है, आपको दिया है कि एक परिपथ दे रखा है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोध 4 ओम में प्रवाहित धारा 3 ओम एम्पियर है। आपको ये देखो एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, सर्किट देख लो, ये ऐसे कोई सर्किट दे रखा है, इसको तो 4 ओम दे रखा है और इसको दे रखा है 8 ओम। ठीक है, और यहाँ से आप बैटरी से इसको आपने जोड़ रखा है, और बैटरी कितने की है V इक्वल टू 60 वोल्ट। ठीक, और एक यहाँ पर भी रेजिस्टेंस जोड़ रखा हुआ है 8 ओम। आपने से R की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि 4 ओम में प्रवाहित धारा है वो कितनी है 3 एम्पियर। तो इसमें क्या दिखाई है I1 है, इसमें दिखाई है I2। तो I1 इज इक्वल टू कितनी देर की है 3 एम्पियर। ठीक है, और ये 2 पॉइंट दे दिए A, ये कोई पॉइंट B ले लें, और ये पॉइंट ले लिया C। तो आप भी जानते हो ये 4 ओम और ये R है, ये दोनों किस में है समांतर क्रम में। तो अपन बात कर सकते हैं कि एक तो हो जाएगा VAB, एक हो जाएगा VBC, कि एक तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक इसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी 60 वोल्ट की। दोनों अप्लाई वोल्टेज के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, पहली बात तो इन दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप इसके इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा I1 इज इक्वल टू क्या होगा VAB/4। भाई I1 करंट कौन सी है 4 ओम में प्रवाहित धारा ही है,
तो I1 की वैल्यू क्या होगी, VAB बट्टा 4, इसके सिरों पर पतित वोल्ट था और बट्टे 4। ठीक है, अब आप भी जानते हो I1 इज इक्वल टू क्या है, 3 एम्पियर, तो VAB इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 इंटू 4। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर, तो अपन रख दिया इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो आपके इसके ऊपर यहाँ पर कितना वोल्टेज आ गया, 12 वोल्टेज। ठीक है, अच्छा अब देखो आप I2 इज इक्वल टू क्या होगा, VAB अपॉन R। I2 की वैल्यू क्या होगी, VAB अपॉन R, पहली बात। अच्छा ये बात हो गई। अब बताओ I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। टोटल करंट क्या होगी, यहाँ से कोई करंट आई जाएगी वही तो इन दोनों के इसके इक्वल होगी, तो ये होगी इन दोनों के इक्वल। अब देखो I1 की वैल्यू तो हमारे पास 3 है और VAB वोल्टेज अपने कैलकुलेट कर लिया, और अपने पास फर्क इतना है कि R भी नहीं है, I2 की वैल्यू भी नहीं है। टोटल I भी कैलकुलेट अपन करें तो भी दिक्कत आ रही है कि टोटल I कैलकुलेट करें तो कैसे आएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन एक बात करके देखते हैं, क्या कि देखो VAB प्लस VBC इज इक्वल टू अपने पास है 60 वोल्ट, तो अपने को चाहिए VBC, तो वो क्या होगा 60 माइनस VAB, और VAB की वैल्यू कितनी निकाली आपने, तो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48 वोल्ट। ठीक है, तो VBC क्या आ गया, 48 वोल्ट। तो देखो यहाँ से देखो आप करंट I1 I2, इसके अंदर वापस करंट क्या हो जाएगी, I। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 48, 48 इज इक्वल टू I इंटू 8, तो I इज इक्वल टू आ गया 48 अपॉन 8, तो क्या हो गया 6 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू क्या है 6 एम्पियर, और इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस I2, तो I2 आल्सो 3 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर I2 की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई तो बताने की जरूरत थोड़ी है कि R इज इक्वल टू भी 3 ओम आ जाएगा। ये चीज़ आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 ओम आ जाएगा, नहीं सॉरी 3 नहीं 4 ओम। क्यों, क्योंकि आप देखो I2 इज इक्वल टू क्या है 3 एम्पियर, तो अपन कह सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू VAB अपॉन R, तो R इज इक्वल टू VAB अपॉन I2, तो VAB है 12 है, I2 है 3, तो कट के कितना आ गया 4 ओम आएगा, नेक्स्ट 4 ओम आएगा, सॉरी। ठीक है ना, अब देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, देखो इसके अंदर आपको सर्किट जब भी सोल्व करने हो ना, तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताए हुए ना उन्हीं पर सारा सॉल्यूशन चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब हैं, तो 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 4 बल्ब है, 100 वाट के 4 बल्ब है। दूसरी 40 वाट के 4 बल्ब है, प्रतिदिन क्रम से 4 व 6 घंटे चलते हैं। 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। 30 दिन में एक माह के लिए विद्युत ऊर्जा का खर्च की गणना करो, और आपको यदि विद्युत दर की यूनिट है वो 5 रुपये, मतलब एक तरह से आपके घर का बिल है कि घर पे बिल कैसे आता है, इसको समझा। क्या कहा कि देखो सॉल्यूशन देखो, 100 वाट के कितने बल्ब हैं, सॉरी 100 वाट के 4 बल्ब हैं, कितने घंटे चलते हैं, 4 बल्ब और 4 घंटे। और दूसरा कितने, 40 वाट के 4 बल्ब, कितने घंटे, 6 घंटे रोज, ऐसा आपको कह रहा है क्वेश्चन, रोज। उसके बाद में क्या कह रहा है, 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन, तो कहते हैं 60 वाट 2 पंखे प्रतिदिन कितने चलते हैं, 8 घंटे रोज चलते। अगला कह रहा है 30 दिन के का बिल निकालो। अब देखो आप इसको देखो, एक दिन क्या हो जाएगा, 100 गुणा 4 गुणा 4, तो क्या हो गया 1600 वाट इंटू घंटा।
कि एक दिन में कितने से 1600 वाट इंटू घंटा, ठीक है, कि 1600 वाट और कितने घंटे चले, 4 घंटे। तो ये हो गया जो 4 चौक 16 तो 1600, तो 400 इंटू 4 घंटे। ऐसे इसका देखो आप एक दिन का, तो 40 इंटू कितने हैं 4 और कितने घंटे चले 6, तो 4 चौक 16। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो उसको देख लो आप, तो इसमें क्या आएगा 40, ये करोगे आप तो 6 चौक 24 इंटू 40 वाट आवर, ठीक है। इसका देखो एक दिन का, एक ही दिन का कितने 60 वाट के कितने पंखे 2, कितने घंटे चलते 8, तो 60 इंटू 16 वाट आवर। ये इतना खर्चा प्रतिदिन है। बल्ब का कितना है 1600 वाट घंटे, और ये इसका कितना है 24 इंटू 40 वाट, और तो 30 दिन है। तो अपन एक महीने की बात करें तो अपन करें एक महीने का खर्च क्या हो जाएगा बराबर, पहला वाला खर्च क्या था 40 400 1600 था ना, तो पहला था 1600, तो अपन 1600 इंटू 30 प्लस, मतलब प्लस दूसरा कितना था अपना, दूसरा था कि दूसरा खर्चा था अपना 24 गुणा 40, तो 24 गुणा 40 इंटू 30, और प्लस तीसरा खर्चा था 60 गुणा 16 इंटू 30, ये टोटल आ गया। तो इज इक्वल टू देखो 1600 इंटू 30 प्लस 24 इंटू 1200 प्लस 1800 इंटू 16, ये किसके इक्वल है टोटल वाट आवर। और एक यूनिट क्या होती है किलो वाट आवर है, मीटर में एक यूनिट क्या होती है किलो वाट। देखो यूनिट क्या होती है किलो वाट आवर, तो हमने जो ज्ञात किया वो वाट आवर ज्ञात किया, अब हमें किलो में चेंज करना है, तो आप इसके अंदर किसका भाग दे दो 1000 का, ठीक है। तो आप भी जानते हो तो टोटल 1 मंथ यूनिट, तो टोटल 1 मंथ यूनिट क्या हो जाएगी, सबसे पहले W1 कितनी थी अपने 1600 इंटू 30 अपॉन 1000, तो देखो 48 यूनिट, ये पहले वाले की आ गई, ठीक है। W2 दूसरी कितनी है 24 गुणा 40 गुणा 30 बटा 1000, काट दो जो कार्य 12 इंटू 24, तो ये टोटल कार्य निकालोगे तो कितना आएगा 28.8 यूनिट, ठीक है। और W3 ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, W3 देखो आप कितना है 1800 इंटू 16 अपॉन 1000, तो 2 तो इससे कट गए, एक उधर काट पीट के अगर W3 करोगे तो ये इस टोटल की आंसर कितना आ जाएगा, W3 की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास वो 28.8। तो अपन क्या हो गया, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, टोटल को जोड़ दो, जोड़ दीजिए टोटल, तो क्या हो गया 48 प्लस 28.8 और प्लस 28.8, तो टोटल कितने आ गए 105.6 यूनिट। टोटल खर्चा कितना आ गया 105.6 यूनिट, और एक यूनिट का खर्चा कितना बिल है आपको क्या है 5 रुपए। तो टोटल पेमेंट क्या हो जाएगा 105.6 इंटू 5, इसको गुणा कर दोगे इतने रुपए हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले तो एक दिन की कंज्यूम पावर निकाल लो टोटल, फिर उसको 30 से मल्टीप्लाई करो, तो वो तो आएगी आपको वाट आवर में, और आपको यूनिट में चेंज करना है तो आप किससे कर दो, आप इसमें कि आप 1000 का भाग दे दो, क्योंकि एक यूनिट बराबर होती है किलो वाट आवर। अच्छा क्वेश्चन है, अपने जनरल साइंस भी कह सकते हो आप इसको, घरेलू उपयोग की चीजें बार बार काम में आती है, ठीक। अब है 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, ठीक है।
तो देखो दिया गया है E इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा I इक्वल टू क्या होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब I मैक्सिमम, I अधिकतम की स्थिति में R इक्वल टू 0, प्रतिरोध की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा E अपॉन स्मॉल r, मतलब परिपथ का प्रतिरोध 0 होगा तो उस कंडीशन में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। तो E की वैल्यू आपके पास 12 है, आंतरिक प्रतिरोध तो आप भी जानते हो सेल का रहना ही है, तो उसकी वैल्यू होगी 0.4। आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर। देखो इतना ध्यान रखना था कि भाई ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में आपसे पूछा कि अधिकतम करंट, तो अधिकतम करंट का अर्थ इतना अक्सा है कि आपके द्वारा जो प्रतिरोध जो परिपथ का है, जो प्रतिरोध उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। अगर वो 0 है तो आपका अधिकतम आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के अपन ने कुछ क्वेश्चन करने की एक वैरायटी की कोशिश करी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आपको हमारा प्रयास रहेगा हमेशा एक बढ़िया से बढ़िया या बेहतरीन से बेहतरीन मिलता रहे। हाँ, एक चीज़ और भूल गया, अपने लास्ट वाले जो लेक्चर था उसमें भी एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्या था कि एक नगर में विद्युत शक्ति की 150 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य नगर के तांबे के तारों से भेजा जाता है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर विभवपात 8 वोल्ट है। तो अपन सबसे पहले अपने पूछा क्या था इसने कि शक्ति क्षय, तो शक्ति क्षय P इक्वल टू क्या, कौन सा फॉर्मूला था V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो सबसे पहले तो R इक्वल टू क्या होगा L इंटू R, क्यों, क्योंकि आपको लंबाई कितनी देर की है 150 किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर आपको कितना देर का है औसत तारों, मतलब प्रति किलोमीटर कितना प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5, ठीक है, औसत प्रतिरोध। तो 150 गुणा 0.5 तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 75 ओम। ये तो आपका टोटल प्रतिरोध है। ऐसे क्या होगा कुल विभव, कुल वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने का है आपको भाई V इक्वल टू क्या है, कितनी लंबाई दे रखी है 150 किलोमीटर, और औसत वोल्टेज कितना है आपको 8, तो 150 को 8 से करोगे तो 1200 वोल्ट, ये 1200 वोल्ट आ गया। अब पूछा क्या आपसे P क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो V की वैल्यू क्या है 1200 इंटू 1200, और R की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, कैलकुलेट करिए ना आपने 75, तो आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 19.2 किलोवाट, 19.2 किलोवाट सेकंड आंसर है। तो इसमें देखो आपको पहले तो वोल्टेज कैलकुलेट करना है। वोल्टेज के लिए आप क्या कर लो, एकांक लंबाई पर पतित, एकांक लंबाई की बजाय यहाँ पे किलोमीटर है, उस पर पतित वोल्टेज आपको दे रखा है 8 वोल्ट है, तो 150 पे क्या होगा 150 से गुणा कर दो। ऐसे ही आप इसका प्रतिरोध देना है तो प्रति किलोमीटर का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, तो 150 से गुणा के आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो आर की वैल्यू 75 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 200, तो आप 1200 वोल्टेज, तो 1200 इंटू 1200 अपने 75 सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 19.2 किलोवाट, तो आंसर होगा बी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद।